कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको पढ़ाएंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं, इसमें प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वह दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि R1, R2, R3 दिए गए परिपथ में प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। पहला जो प्रतिरोध है ये हमारा है R1, ये बिंदु A, दूसरा हमारा है बिंदु B। इस प्रकार से पहला प्रतिरोध AC, जिसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तीसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो कि परिपथ से इस प्रकार जुड़ा हुआ है। अब हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन करना है हमें, क्योंकि हमें दिख रहा है कि प्रतिरोध जो है अलग अलग हैं और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है वह अलग अलग होता है तथा धारा जो होती है श्रेणी क्रम में समान रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अलग अलग रहता है उसको पहले हम ज्ञात करते हैं। नोट में आपको हम लिख रहे हैं यहां पर श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग अलग होता है तथा धारा समान रहती है। तो स्टूडेंट्स, हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर जो है उसको हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सबसे पहले हम जो परिपथ का कुल विभवांतर है V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब हम प्रत्येक प्रतिरोध के लिए R1, R2, R3 के लिए V1 अलग निकालेंगे, V2 अलग निकालेंगे, V3 अलग निकालेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, V इक्वल टू I इंटू R। हमें निकालना क्या है V, ये इससे हम ज्ञात करेंगे। अब लिखेंगे हम पहले प्रतिरोध प्रथम प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर V1 हो जाएगा हमारा IR1। हम जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान वो समान रहता है। इसी प्रकार हम निकालेंगे द्वितीय प्रतिरोध R2 के लिए विभवांतर V2 हो जाएगा, इसका मान आएगा IR2। ठीक इसी प्रकार तृतीय प्रतिरोध तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 हो जाएगा विभवांतर, तो हो जाएगा IR3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम V1 और V2 V3 के जो मान हैं उसको समीकरण हम 1 में रख देते हैं। V1 V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर हो जाएगा, चूंकि दिया गया है
V इक्वल टू V1 के रिप्लेस देन रखेंगे क्या, IR1 प्लस इसी प्रकार V2 के स्थान पर IR2, V3 के स्थान पर IR3 रखेंगे। चूंकि होता क्या है, V इक्वल टू I इंटू R होता है, जिससे हम V के स्थान पर भी क्या रख देंगे, IR रख देंगे। यहां पर हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं क्या है, कॉमन ले लेते हैं I, जैसा कि हम इधर बता रहे हैं। लिखा था आपका IR1 प्लस IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें साफ साफ जो है वो I तीनों में हमें कॉमन मिल रहा है, I उसको कॉमन ले लिए, बचेगा आपका क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। इधर आपका IR लिखा हुआ है, I से I कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अगर चौथा, पांचवा, छठा n प्रतिरोध भी दिया होता है उसको हम प्लस में करके लिख लेते हैं। इस प्रकार श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो संयोजन का सूत्र होता है, निगमन हम इस प्रकार से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आपको समझ में जरूर ही आ गया होगा। तो इस प्रकार इसको हम रब करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया गया। और इसके अलावा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जो संयोजन होता है वह भी निगमन पूछा जाता है। अब हम आपको बताएंगे जो प्रतिरोधों का संयोजन है वह पार्श्व क्रम में कैसे होता है। देखिएगा, प्रतिरोधों का संयोजन पार्श्व क्रम में हम इस प्रकार करते हैं। आपके समझ फिगर बनाया जा रहा है। यहां पर देखिए, प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में कुछ इस प्रकार जुड़े होते हैं। इस प्रकार से जैसे कि ये बताया जा रहा है चित्र में, आप देख पा रहे होंगे। फिगर बनाना बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ये धारा इसमें दी होती है, इसको हम इधर बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। यहां पर कुंजी लगा होता है जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, श्रेणी क्रम में जो धारा थी वह प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान थी। इसमें धारा यहां से हमारी I चल रही है, परंतु यहां पर A बिंदु है और आपका यहां पर B बिंदु है। A से चलने वाली जो धारा है वो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग हो जाएगी। यहां पर हो जाएगी I1, दूसरे प्रतिरोध के लिए हो जाएगी I2, तीसरे के लिए हो जाएगी I3। तो यहां पर प्रतिरोध दिया गया है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। ठीक इसी प्रकार धारा इधर से प्रवेश करती है, फिर यहां से I1 I2 होते हुए फिर से यहां पर धारा एक हो जाती है, I हो जाती है। अब स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि यहां पर आपका जो विभवांतर है वह समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक के लिए समान होता है। इस प्रकार से वह धाराएं प्रत्येक प्रतिरोध के लिए अलग अलग होती है। तो नोट में आपको पहले यही लिख लेना है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा अलग अलग होती है। वह विभवांतर
समान रहता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जानते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए जो धाराएं हैं वे अलग अलग होती हैं, वह विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के लिए समान होता है समांतर क्रम संयोजन में। इस प्रकार धारा अलग अलग है तो हम धारा को ज्ञात करते हैं, कुल धारा निकालते हैं तो परिपथ की कुल धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इस प्रकार हम प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान निकालते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R। क्योंकि हमें V निकालना नहीं है तो इससे हम निकालना क्या है, I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। इससे हम ज्ञात करेंगे प्रत्येक प्रतिरोध की धारा। अब लिखेंगे हम स्टूडेंट्स पहले प्रतिरोध की R1 के लिए हम निकालेंगे धारा क्या होगी, इस प्रकार लिखेंगे हम प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1 हो जाएगा। V यहाँ पर V क्यों रहेगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए V यानी कि विभवांतर आपका समान है, वह R1 R2 R3 प्रतिरोध तो अलग अलग है ही हैं। इसी प्रकार हम लिखेंगे, इसी प्रकार द्वितीय प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगी, I2 V अपान हो जाएगा आपका R2। ठीक इसी प्रकार तृतीय प्रतिरोध के लिए धारा क्या हो जाएगी, I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि I1 I2 I3 के मान निकाल चुके हैं और I1 I2 I3 के मान यहां पर समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे I1 I2 व I3 के मान जो हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण में जो 1 में रखेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आती है, कैसे मान निकालते हैं, ध्यान दीजिए। I बराबर लिखा है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आपका ये हो जाएगा I इक्वल टू, क्योंकि I बराबर होता क्या है, V बटे R। तो समीकरण 1 जो है उसमें हम I के स्थान पर पहले ही लिख लेते हैं V अपान R इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो जाएगा। प्लस अगर अदर भी दिए होते हैं प्रतिरोध तो उनको हम ऐसे ही संयोजित कर लेते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक में V तो समान है परंतु विभवांतर धारा प्रतिरोध अलग अलग है। इस प्रकार से V इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो आपका हो जाएगा 1 अपान R इक्वल टू, इसमें अगर V कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा R3। तो V कॉमन निकल गया तो 1 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इसका गुणांक 1 होता है। अब V से V कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स आपका 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आपको बताया गया कि इस प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह समांतर क्रम में कैसे होता है। समांतर क्रम में इतना ही अंतर होता है कि इसमें जो प्रतिरोध है वह ऊपर नीचे पैरेलल में जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से 1 अपान R1 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, यह जो है समांतर क्रम प्रतिरोधों का संयोजन का सूत्र है। यह आपका प्रूव्ड हो गया है। इस प्रकार स्टूडेंट्स
आप सीख गए होंगे कि श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित कैसे करते हैं, और इसका निगमन यूपी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।